अडानी ग्रुप ने भारत की दो बड़ी सीमेंट कंपनियों अंबुजा सीमेंट और एसीसी में होल्सिम ग्रुप की पूरी हिस्सेदारी को 10.5 अरब डॉलर यानी कि 80,800 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए बिजनेस डील फाइनल की है। अभी एक्विजिशन पूरा नहीं हुआ है और कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स बाकी हैं। फ़िलहाल इस डील के बाद अभी अडानी ग्रुप जो है वो घरेलू सीमेंट इंडस्ट्री यानी कि डोमेस्टिक सीमेंट मार्केट में दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। ये डील देश के इंफ्रा और मटेरियल सेक्टर में आज तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है। अभी भारतीय सीमेंट बाज़ार में आदित्य बिरला ग्रुप की अल्ट्राटेक सबसे बड़ी कंपनी है। अल्ट्राटेक की सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि वो कितना सीमेंट एक साल में बना सकते हैं वो है 117 मिलियन टन, जबकि अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड दोनों की मिलाकर ही 66 मिलियन टन की कैपेसिटी है। यानी अब अडानी ग्रुप भारतीय सीमेंट मार्केट में प्रोडक्शन के मामले में सीधे सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड दोनों ही लिस्टेड कंपनियां हैं और अभी ये देखना बाकी है कि स्टॉक मार्केट इस खबर पर किस तरह से रिएक्ट करती है। वैसे मेरे हिसाब से इन दोनों स्टॉक्स पर पॉजिटिव ही असर पड़ेगा, क्योंकि आजकल जिस भी चीज़ के साथ अडानी नाम जुड़ जाता है वो सोना बन जाती है। प्लीज़ नोट, ये मेरी साइड से कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से जो गेहूं की सप्लाई अफेक्ट हुई है उससे दुनिया और मेनली इंडिया पर क्या असर पड़ा है। अब मेरी साइड से डिस्क्लेमर ये है कि मैं किसी भी तरह से इस वॉर को सपोर्ट नहीं करता हूँ। कहीं मुझे गालियाँ निकालनी मत शुरू कर देना भाई लोगों, कहीं मेरा इनबॉक्स भर दो, ठीक है। तो अब मुद्दे पे आते हैं। यूक्रेन दुनिया में हाई ग्रेड गेहूँ का 5वां हिस्सा और कुल गेहूँ का 7% पैदा करता है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि गेहूं की क्वालिटी उसके ग्रेन्स यानी कि दानों की क्वालिटी से पता की जाती है और उसके टोटल 9 पैरामीटर्स हैं, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट यानी कि दानों में नमी कितनी है, फॉरेन मैटर यानी उसमें गेहूं के दानों के अलावा और कोई पार्टिकल्स या कोई ग्रेन्स या मिट्टी वगैरह की कितनी क्वांटिटी है, परसेंटेज ऑफ ब्रोकन एंड डैमेज्ड ग्रेन्स मतलब उसमें कितने दाने टूटे हुए हैं। तो ऐसे कुल 9 पैरामीटर्स हैं ये पता करने के कि गेहूं की क्वालिटी कैसी है। अब अगर इंडिया को देखें तो 2021 में इंडिया 109 मिलियन मीट्रिक टन्स के साथ दुनिया का लार्जेस्ट नॉट लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था गेहूं का। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया चाइना के बाद गेहूं उगाने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अब रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो चल रही है उसकी वजह से यूक्रेन की कृषि उपज यानी कि एग्री प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है और इस वजह से ग्लोबल मार्केट में इंडिया के गेहूं की डिमांड बढ़ गई है, जो कि लॉजिकल भी है। और इस साल से हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं उनकी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, टर्की का। 2021 तक हम जिन कंट्रीज़ को गेहूं की सप्लाई करते थे वो हैं बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, श्रीलंका, यमन, अफ़गानिस्तान, कतार, इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया। कोई नाम अगर मैंने मिस कर दिया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अब हम बात कर रहे थे कि हमारे पुराने कस्टमर्स की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है, टर्की, जिसे कुछ लोग तुर्की भी बोलते हैं। तो टर्की की सहमति के बाद इलेक्ट्रॉनिक मंडी एग्री बाज़ार में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं का ऑर्डर कंफर्म कर दिया गया है और इसका कुल दाम बनता है 125 करोड़ इंडियन रुपए। अब किसी को एग्री बाज़ार अगर नहीं पता है तो बता दूं, ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है या आसान शब्दों में एक वेबसाइट है जहां पर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ यानी कि फसलें या पशु खरीदे या बेचे जाते हैं। निजी व्यापारी भी अब इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड के हिसाब से ही गेहूं की खरीदारी कर रहे हैं और कहीं कहीं उन्होंने एमएसपी से ज़्यादा प्राइस पर इस साल गेहूं खरीदा है। वैसे इस साल मार्च में देश में पड़ी भीषण गर्मी की वजह से गेहूं की पैदावार पर असर पड़ने की आशंका है। इस वजह से गेहूं के भाव में तेज़ी आई है। अब ये बढ़ा हुआ प्राइस जो है पैदावार में आई कमी को कितना कॉम्पनसेट करता है ये भी देखने वाली बात होगी। थैंक यू दोस्तों। ये खबर है एसबीआई के Q1 के रिजल्ट से रिलेटेड। एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के Q1 के रिजल्ट्स आ गए हैं और बम्पर प्रॉफिट के बाद अब बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स को 7 रुपये 10 पैसे पर शेयर का डिविडेंड देने का फैसला किया है। अगर इनकम सोर्सेज के हिसाब से देखें और पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो सिर्फ ब्याज से ही इस क्वार्टर में 15.26% का प्रॉफिट बढ़ा है। ध्यान दीजिए, प्रॉफिट हुआ नहीं है, प्रॉफिट बढ़ा है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर
में बैंक ने जो प्रोविजनिंग की थी वो थी करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए की, और इस साल की पहली तिमाही की जो प्रोविजनिंग है वो है सिर्फ 3250 करोड़ रुपए की। अब अगर एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कंपेयर करें, एनपीए के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये वो लोन्स होते हैं जिन्हें कस्टमर पिछले 90 दिन से भर नहीं रहा है। तो पिछले साल के क्वार्टर वन में एनपीए थे कुल लोन के 4.98%, और इस साल की पहली तिमाही में कुल लोन के 3.97%, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है।